इस आदमी को गौर से देखिए, गांव में रहता है, लुंगी पहनता है, साइकिल चलाता है, लेकिन इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल स्टार्टअप रन कर रहा है। इनका प्रॉफिट है 2700 करोड़ रुपए। 2700 करोड़ कितना होता है आप इमेजिन करो कि शार्क टैंक पे जो 6 जज बैठ के दुनिया को जज कर रहे हैं, इनमें से 5 के तो खुद के ही प्रॉफिट के पते ही नहीं है। और सबसे प्रॉफिटेबल है अमन गुप्ता, जिनका प्रॉफिट है 68 करोड़। ऐसे 38 अमन गुप्ता मिलेंगे तब जाके होता है 2700 करोड़। भारत में 114 यूनिकॉर्न कहे जाते हैं, 77 तो लॉस में बैठे हैं, प्रॉफिट की शक्लें नहीं दिखी किसी ने। ऐसे दौर में ये व्यक्ति लुंगी पहन के गांव में बैठ के धंधा कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। इसके बारे में एक चीज और बताता हूँ, इसके 180 से ज्यादा कंट्रियों में व्यापार है, 6 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है, 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। फॉर्चून 500 में से 300 कंपनियों को ये कंसल्टिंग देते हैं। एप्पल, नेटफ्लिक्स, अमेजन, महिंद्रा ये इनके क्लाइंट हैं। रेवेन्यू है 7,000 करोड़, प्रॉफिट है 2700 करोड़ और कंपनी के वैल्यूएशन 40,000 करोड़। इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने बनाया बिना किसी लोन, बिना किसी इन्वेस्टर, हमेशा खुद के पैसों से। आज के दौर में जब स्टार्टअप लोन ले लेके, इन्वेस्टर का पैसा ले लेके इतने साल चलाने के बाद भी प्रॉफिट की शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे टाइम पे ये व्यक्ति एग्जाम्पल है यूथ के लिए। इस व्यक्ति का नाम है श्रीधर वेम्बू और जो कंपनी चलाता है उसका नाम है जोहो। जहां कुछ स्टार्टअप को उनकी हरकतों के लिए सरकार की तरफ से नोटिस मिलते हैं, इनको सरकार ने पद्मश्री का अवार्ड दिया है। बट कौन है ये जोहो, क्या करता है जोहो, कैसे बन गया इतना बड़ा आदमी, कैसे हुई शुरुआत, मार्केटिंग कैसे करता है, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। अगर ये सारी चीजें सीखनी है कि ये बंदा मार्केट कैसे करता है, फाइनेंस कैसे संभालता है, एम्प्लॉय कैसे रखता है, तो आओ जर्नी में ले चलते हैं। इतिहास के पन्ने पलटेंगे और श्रीधर वेम्बू की जिंदगी से बहुत सारे लेसन निकाल के लाएंगे। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करें वीडियो की शुरुआत। श्रीधर वेम्बू का जन्म हुआ तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में। इनका पूरा परिवार किसानी किया करता था। फिर कुछ समय बाद इनके पिताजी चेन्नई में शिफ्ट हो गए और वहां हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर का काम किया। उस समय इन्होंने जेईई का एग्जाम दिया और ऑल इंडिया 27th रैंक आई और ये पहुंच गए आईआईटी मद्रास में। तो श्रीधर वेम्बू अपनी फैमिली के पहले व्यक्ति थे जो कि ग्रेजुएट हुए। इन्होंने चूज किया इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। इन्होंने कहा हाथ से कंप्यूटर बनाना है, मशीनें बनानी है, या तो साइंटिस्ट बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे या इस एरिया में फंडामेंटल रिसर्च करेंगे। इनका दिमाग वहां लगता था। लेकिन जब इन्होंने आईआईटी मद्रास के सिलेबस से गुजरे, इन्होंने कहा यार मजा नहीं आ रहा, वो गहराई नहीं है जो मुझे चाहिए। तो इनका मन ऊब गया, लेकिन ऊबे हुए मन से भी वो एग्जाम इन्होंने क्लियर किया। फिर उन्होंने कहा ऐसी चीज कहाँ मिलेगी, तो ये गए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी पढ़ने, जो कि बहुत बड़ा लेवल है इस फील्ड में। वहां पे जाके डॉक्टरेट की, पीएचडी की उपाधि ली, पर फिर भी मजा नहीं आया। अरे बोले यार मजा ही नहीं आ रहा, अब ये इतना इंटेलिजेंट आदमी है जिसको किताबें पढ़ के मजा ही नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया मैं किताबों के भरोसे नहीं रहूंगा, मैं तो खुद की लर्निंग खुद ही करूंगा। और ये किताबें लेके लाइब्रेरी में बैठ के अपने हिसाब से पढ़ाई करने लग गए, रिसर्च करने लग गए और चीजों को समझने लग गए। अब फाइनली लाइफ की जर्नी तो चल रही थी, मद्रास भी हुआ, प्रिंसटन भी हुआ, एक बढ़िया कंपनी में जॉब भी लग गई, सब पैकेज वैकेज भी अच्छा, पर अंदर से तसल्ली नहीं हो रही थी कि यार कुछ करना चाहता था, पढ़ाई लिखाई में तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या करें, लेकिन चलो देश के लिए कभी कुछ करेंगे, मौका मिला तो। ये इतने इंटेलिजेंट थे कि वो कंपनी में एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए C++ नॉलेज की जरूरत थी। वो लैंग्वेज इनको आती नहीं थी, किताब पढ़ के खुद ही सीख ली और थोड़ी देर में उसके बेसिस पे ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो हार्डवेयर भी उससे कंपेटेबल हो गया। तो जीनियस तो बॉर्न थे भैया। तो ये टाइम था 1994 का, 1994 का। 96 के आसपास इनके भाई ने प्रपोज किया कि यार कंपनी बनाते हैं खुद की और इंडिया में जाके बनाएंगे ताकि इंडिया में रोजगार जनरेट हो और इंडिया का नाम हो। तो इन्होंने कहा इंडिया के लिए कुछ करना ही था। भाई के साथ सीधे पहुंच गए चेन्नई और एक छोटे से कमरे में बैठ के दोनों भाइयों ने कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम था एडवेंट नेट। अब इस कहानी से लर्निंग नंबर 1, सारा ज्ञान किताबों में उपलब्ध नहीं है। आपको लग रहा है कोर्स की किताबें पढ़ के कुछ मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी कुछ पढ़ा देगी, कई बार उसमें मिल जाता है, कई बार उसमें नहीं मिलता। अगर आप में ज्ञान की भूख या क्यूरोसिटी है तो अलग अलग जगह जाओ, अलग अलग लोगों से पूछो, एक्सपोजर लो, किताबें पढ़ो एंड खुद को खुद ही पढ़ाओ। दूसरी लर्निंग है बिजनेस इज ऑल अबाउट बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन का विजन क्लियर है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। और बिजनेसमैन को पता नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। तो बिजनेस की शुरुआत जब हुई तो पहले प्लान था हार्डवेयर बनाएंगे, कुछ मशीन इस तरह की बनाएंगे जिसको बेचेंगे। लेकिन सारे सेविंग के पैसे मशीन बनाते बनाते खर्च हो गए, मशीन बनी नहीं। उन्होंने कहा यार ऐसे तो क्या करें। अच्छा वो दौर नहीं था जब स्टार्टअप को फंडिंग मिल जाया करती थी, उस समय नहीं मिलती थी और इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती थी। तो जेब के पैसों से ही काम कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा काम कर, हार्डवेयर कंपनी छोड़, सॉफ्टवेयर कंपनी बनाते हैं, कम इन्वेस्टमेंट लगेगा, काम भी हो जाएगा। उस समय आप इमेजिन करो एक छोटा सा कमरा है जिसमें 2 कंप्यूटर हैं और 2 भाई बैठ के कंपनी की शुरुआत करी है। उस समय टेक्निकल आदमी थे, इनको सॉफ्टवेयर आईटी के बारे में पता था, लेकिन बिजनेस के बारे में नहीं पता था। एक बार इन्होंने कोई $30,000 का एक सौदा किया क्लाइंट से। जब क्लाइंट से सौदा हो गया, बातचीत हो गई, तब क्लाइंट ने इसको कहा कि भाई सुनो,
$30,000 का सौदा करने की तुम्हारी औकात नहीं है। वो तो तुम्हारी चीज इतनी बढ़िया थी कि मैंने दे दी है, पर जिस तरह से तुम बेच रहे थे मैं तो जिंदगी में तुमसे ना लेता। तो जैसे इनको रियलाइज हुआ मेरे में बिजनेस स्किल नहीं है, एक सेल्स के बंदे को हायर किया, 2 साल तक उसके साथ साथ घूमे, धीरे धीरे सेल्स सीखी और फिर उन्होंने कहा मैं बाजार में घूम रहा हूँ तो पीछे से टीम कौन संभालेगा। तो फाइनेंस के लिए एक बंदा रखा, मैनेजमेंट के लिए एक बंदा रखा, और जब हर इंपॉर्टेंट फंक्शन पे एक बंदा लग गया तब बाजार में गए और एक्सपेंशन करने की सोची। और यहीं से आता है बिजनेस लेसन नंबर 3। हो सकता है आप अपनी विधा के सुपर मास्टर हो, आप बहुत अच्छा शेफ हो, आपसे अच्छी डिश कोई नहीं बनाता, इसका मतलब नहीं कि आप होटल खड़ा कर लोगे। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, क्या दवाई देते हो, क्या सर्जरी करते हो, इसका मतलब नहीं कि आप हॉस्पिटल चला लोगे। क्योंकि इनको चलाने के लिए बिजनेस स्किल की जरूरत होती है, हायरिंग की, मार्केटिंग की, सेल्स की, फाइनेंस की, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसे आदमी रखने पड़ेंगे जिनको ये चीज आती हो। इनकी कंपनी को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू कब मिला? एक एग्जीबिशन में इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर दिखाया जनता को। उस सॉफ्टवेयर में जापानीज कस्टमर की लाइन लग गई। जापानीज कस्टमर वो सब कौन थे? HP जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, उसके कंपटीशन थे। तो HP एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहा था और बढ़िया सॉफ्टवेयर पे रन कर रहा था, लेकिन वो सॉफ्टवेयर हद से ज्यादा महंगा था और आम आदमी के बस की वो थी नहीं। तो जापानीज कस्टमर ने कहा ये वाला सॉफ्टवेयर जो बड़ी कंपनी महंगे रुपए में लॉन्च कर रही है, क्या यही वाली सुविधा आप हमको छोटे में दे सकते हो? तो श्रीधर ने कहा डन, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, तुम्हारे हिसाब से बन जाएगा। और उनको पहला ब्रेक थ्रू वहां मिला और वहां से एक चीज समझ में आई कि मेरा कंपटीशन क्या है एग्जैक्टली। ये सॉफ्टवेयर जो बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बड़े लोगों को दे रही है, बस वही चीज मुझे छोटे लोगों के लिए बना के दे देनी है, मेरा धंधा सेट हो जाएगा। ये चीज उनको वहां से क्लियर हो गई। तो इस तरह 1998 में इनको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और कंपनी का रेवेन्यू $1 मिलियन यानी आज की डेट में 8 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 96 में कंपनी चालू हुई, 2 साल में $1 मिलियन बड़ी बात है। उस समय याद है .com का दौर चल रहा था, हर बड़ी कंपनी को मोटे मोटे वैल्यूएशन भी खरीदा जा रहा था। तो जब धीरे धीरे इनका वैल्यूएशन $1 मिलियन से $2 मिलियन पे पहुंचा, तब इनको एक ऑफर आया कि $25 मिलियन में कंपनी बेचते क्या। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप साल की 2 करोड़ की सेल करते हो और कोई बंदा कहता है एक बार में 25 करोड़ रुपए दूंगा, लेता क्या? तो 5 जनों की टीम थी, 5 जनों में बैठे डिस्कस किया, बोले बेचनी है क्या? 5 ने कहा काय को बेचनी है। इन्होंने ऑफर डिक्लाइन कर दिया और उसके बाद से कभी इन्वेस्टर में रुचि नहीं दिखाई। खुद का पैसा कमाते थे, प्रॉफिट आता था, प्रॉफिट को लगाते थे, फिर बड़ा बनाते थे, फिर प्रॉफिट लगाते थे। यही स्ट्रेटजी आज तक फॉलो कर रहे हैं। सन 2000 आते आते इनके पास 115 लोगों की टीम हो चुकी थी, 10 मिलियन से ऊपर का टर्नओवर पहुंच चुका था। लेसन नंबर 4, बिजनेस में जरूरी नहीं है कि शुरुआत में हाय तौबा मचाओ, बहुत सारा लोन ले लो, बहुत सारी चीजें ले लो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। हौले हौले पहले अपने बिजनेस को समझो, फंडामेंटल को नी मजबूत करो, फ्लोर तो कभी भी चढ़ा लेंगे। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं एक शानदार वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है होस्टिंगर। होस्टिंगर एक ग्लोबल वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि रिलायबल और लो कॉस्ट सुविधा के लिए जाना जाता है। ये इंडिविजुअल्स को, छोटे व्यापारी या बड़े बिजनेसमैन सबको वेब होस्टिंग की सुविधा प्रोवाइड करता है। ये बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जैसे कई बार फ्री डोमेन, अनलिमिटेड SSL या ईमेल की सुविधा, ये सब प्रोवाइड कराता है। इसका खुद का डेटा सेंटर मुंबई में है जिसकी वजह से अप टाइम शानदार होता है और स्पीड भी बढ़िया चलती है। इसका जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो है प्रीमियम वेब होस्टिंग, जिसमें अगर 12 महीने का कोई प्लान रहता है तो उसको बढ़िया डिस्काउंट भी मिलता है और बाकी प्लेटफॉर्म की तुलना में इसकी कॉस्टिंग काफी रीजनेबल है। इसका सबसे बेस्ट फीचर है कि ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आपको कोई कोडिंग स्किल की या प्रोग्रामिंग स्किल की जरूरत नहीं है, बस चीजों को आपने ड्रैग किया और अपनी वेबसाइट खुद बना ली। तो यह है होस्टिंगर का AI वेबसाइट बिल्डर प्रोडक्ट, जहां पर आपको जाके AI की मदद से अपनी एक वेबसाइट आप बना सकते हैं। आपको कोई कोडिंग और कोई टेक्निकल नॉलेज या स्किल की जरूरत ही नहीं है। AI प्रॉम्प्ट के हिसाब से आपका एक वेबसाइट बना के आपको दे देगा। आपको बस अपना एक रिक्वायरमेंट 2 लाइन में लिख के देना है और AI उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक वेबसाइट बना के आपको खुद ही दे देगा। प्लान 149 पर मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको फ्री डोमेन, ईमेल और बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी और इस प्लेटफॉर्म पे 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर इसकी आपको सुविधा लेनी है और आपको रिसर्च करने के बाद लगता है कि जबरदस्त है, तो आप इसको लेते टाइम मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं RM10, आपको 10% डिस्काउंट एडिशनल मिल जाएगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे ज़ोहो पे। अब बात करते हैं कि स्ट्रगल की। ऐसा तो नहीं है इतनी बड़ी कंपनी बिना स्ट्रगल के बन गई। सन 2000 में एक .com बस्ट हुआ था। नेस्डेक जो 5000 पॉइंट पे बैठा था, कुछ ही समय में टूट के 1140 पॉइंट पे आ गया। सिस्को, इंटेल, ओरेकल जैसी कंपनियों के 80% शेयर टूट के। अब यार इनका तो छोटा सा स्टार्टअप था। अब ऑल्दो इनकी कंपनी लिस्टेड नहीं थी, शेयर मार्केट में नहीं थी, लेकिन इनके 80% क्लाइंट रातों रात बर्बाद हो गए। अब आप इमेजिन करो आपके 100 क्लाइंट थे, उसमें से 80 क्लाइंट अगले दिन सुबह शटर खोला, बोले है ही नहीं, गायब। तो जो उधारी थी वो सब डूब गई और नया ऑर्डर मिलेगा नहीं। अब बंदों की सैलरी निकालनी, क्या करोगे तुम? इस समय काम आया श्रीधर की बुद्धिमानी की। इन्होंने भैया कैश बचा के रखा था। ये क्या करते थे, कैश कमाते थे, कैश रखते थे। इन्होंने इधर उधर इन्वेस्ट नहीं किया था, फालतू जगह फैलाया नहीं था, कैश पड़ा था। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब तक ये चीजें नहीं सुधरती अपने पास 6-12 महीने का कैश है, सब निकाल लेंगे। और पूरी टीम 115 इंजीनियर की टीम को किसी को फायर नहीं किया। आजकल कंपनियां कहती है धंधा ही नहीं है, निकाल दो। इन्होंने कहा नहीं,
आज के इस साल को 2000 को हम कहेंगे ईयर ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तुम 115 आदमी खाली बैठे हो, काम तो है नहीं, चलो बैठ के सोचो कि बाजार में अब क्या नया चीज निकल सकती है, क्या नया प्रोडक्ट बन सकता है। तो उन्होंने जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था जो ऑलरेडी बहुत अच्छा बिक रहा था, कहा इसको और अच्छा करते हैं। उस ERP सॉफ्टवेयर को चेंज करते करते इन्होंने एक चीज बनाई, मैनेज इंजन, जो आज इनको सुपर डुपर रेवेन्यू देता है। उस समय उन्होंने एक चीज और सोची उस R&D के दौरान कि हम क्लाउड सर्विस पे चले जाएं क्या, कि मेन सर्वर हम रखें और क्लाउड पे दे दें। और उसी समय बॉर्न हुआ जोहो का। तो कंपनी ने सोचा देखो एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर का नाम है जोहो। जोहो के अंदर क्या होगा, बिजनेस रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, जैसे HR है, मैनेजमेंट है, हायरिंग है, आपका फाइनेंस है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन होगी, इससे रिलेटेड ऐप होंगे, सर्वर हमारे पास ही रहेगा। जो भी बंदा है वो इसको ऑनलाइन डाउनलोड करके आराम से काम में ले सकता है। अब इन्होंने वही चीज फॉलो की जो पहले की थी। जैसे आज की डेट में एक बड़ी कंपनी है, वो बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी से अगर लेगा 1 करोड़ का सॉफ्टवेयर है जी, तो वो कहता है मेरा 1 लाख में ले जाओ। तो जो चीज बड़े कंपनियां बड़े लोगों के लिए बना रही थी, इसने कहा छोटे लोगों के लिए छोटे लेवल पे वो चीज बना देते हैं सस्ती। तो एकदम से इसके नंबर ऑफ क्लाइंट बहुत सारे फैल गए। तो देखिए भाई साहब, कंपनी का नाम अभी भी एडवेंट नेट ही है, जोहो इनके एक प्रोडक्ट का नाम है अभी तक। तो श्रीधर तब से लेके आज तक ये भी मानते हैं कि भैया कंपनी में डेट 0 होना चाहिए, कैश बहुत सारा रहना चाहिए, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, धंधा ऐसे ही करो, हमें जल्दीबाजी कुछ करनी नहीं है। दूसरा, श्रीधर वेम्बू का नाम आपने इसलिए नहीं सुना, जोहो का नाम आपने इसलिए नहीं सुना, ये मार्केटिंग करते ही नहीं है। ये कहते हैं मैं मार्केटिंग नहीं करता, मैं लो प्रोफाइल मेंटेन करता हूँ, मैं को एक्सपेरिमेंट करने की बहुत सारी आदत है। तो मेरे को जब दुनिया जानती नहीं है तो मुझे एक्सपेरिमेंट करने की छूट है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो फ्लॉप हो गया तो न्यूयॉर्क टाइम्स छाप देगा या बाइसेप टाइम्स ऑफ इंडिया छाप देगा, जोहो ने ये किया और फेल हो गया। कोई जानता ही नहीं जोहो को, यही मेरी सुपर पावर है। लेसन नंबर 5, आपदा में अवसर ढूंढो। मतलब जब आपदा पड़ी, 80% क्लाइंट भाग गए, उस समय क्या करते, अपने पैसे बचा लेते, उधार ले लेते, 4 आदमी को नौकरी से निकाल देते। उन्होंने कुछ नहीं कहा, अरे बोले खूब टाइम है, अब क्लाइंट तो है ही नहीं, अपन लोग बैठे हैं, कुछ रिसर्च ही कर लेते हैं। आपदा का अवसर में बदला। दूसरी बात, बिजनेस में कैश रिच रहने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आपके पास कैश पड़ा रहता है तो चैलेंज आता है तो सर्वाइव कर लेते हो, अपॉर्चुनिटी आता है तो कैप्चर कर लेते हो। तो बिजनेस में लोन पे डिपेंडेंट मत रहो, कैश पे डिपेंडेंट रहो। बिजनेस लेसन नंबर 7, रिजिड मत रहो कि मेरे तो यही प्रोडक्ट है, अब ये चल नहीं रहा, मैं क्या करूं, मेरा तो यही क्लाइंट है, अब ले नहीं रहा, मैं क्या करूं। अरे क्लाइंट नहीं चल रहा तो क्लाइंट बदल दो, प्रोडक्ट नहीं चल रहा प्रोडक्ट बदल दो, नया प्रोडक्ट लाओ, नया कस्टमर लाओ, नए मार्केट लाओ, बदलते रहो। तुम्हारा उद्देश्य पैसा कमाना है, बैठ के रोना नहीं है। तो भैया अब तक कंपनी का नाम चल रहा था एडवेंट नेट और जोहो इसका प्रोडक्ट था, पर ये जो एडवेंट नेट कंपनी है ये रजिस्टर्ड थी US में। तो इन्होंने कहा यार इंडिया में भी तो एक कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो उन्होंने सन 2009 में इंडिया में एक कंपनी रजिस्टर्ड की और उसका नाम रखा जोहो कॉर्पोरेशन। 2009 में जोहो इंडिया में रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन इससे पहले US में बहुत बढ़िया काम कर रही थी और 2009 के बाद से और झंडे गाड़ दिए। लेकिन ऐसा क्या था इस कंपनी में स्पेशल जिसकी वजह से इतनी सक्सेसफुल है? इसके कुछ कोर कॉन्सेप्ट हैं, वो सीखिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ये इसलिए चली बाजार में, ये थी लो कॉस्ट। इन्होंने यूज किया क्लासिक जियो आर्बिट्राज प्ले। इसको क्या कहते हैं कि जिस कंट्री में सस्ता मिलता है वहां से ले लो और जिस कंट्री में महंगा बिकता है वहां बेच दो। तो सबसे ज्यादा महंगा टेक कहाँ बिकता है? US में। और सबसे सस्ती टेक की लेबर कहाँ मिलती है? इंडिया में। तो इंडिया के लोगों से काम कराओ और US के लोगों को माल बेचो। इंडिया में सैलरी सस्ती, इंडिया में रेंट सस्ता, इंडिया में सब कुछ सस्ता और US में सब कुछ महंगा। तो भाई साहब इनकी कॉस्ट सस्ती होने के चक्कर में ये सस्ते में प्रोवाइड कर पाए और भाई साहब US मार्केट में सस्टेन कर गए। जोहो की एक और परफेक्ट स्ट्रेटजी है कि इनके प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। ऑन एन एवरेज इनकी टीम इतनी सॉलिड है कि हर साल में 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी ज्यादा सेल होगी। प्रोडक्ट ऐसा नहीं सुपर खतरनाक हाईटेक लॉन्च करते हैं, वो कहते हैं कोई भी नया प्रोडक्ट जो हमारे पुराने प्रोडक्ट को सपोर्ट करे। जैसे एप्पल ने एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया कि लो पहले मैक ले लो, फिर मोबाइल ले लो, फिर घड़ी ले लो, फिर ये ले लो, फिर वो ले लो। वैसे ही जोहो सारे अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रहा है कि आपने बिलिंग काम में लिया, अच्छा लगा मेल वाला भी ले लो, मेल वाला अच्छा लगा एक काम करो सप्लाई भी ले लो। धीरे धीरे करके 45 से ज्यादा ऐप बाजार में इस समय जोहो के काम करते हैं। तो सबसे पहले सस्ता देते हैं, दूसरा प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, तीसरी चीज उन्होंने क्या यूज की, फ्रीमियम मॉडल। कि पहले कहा तुम्हारा सॉफ्टवेयर फ्री में काम में लो 1-2 महीना, फिर मजा आए तो बाद में पैसे देना, तो रहने देना। अब जिसने फ्री में काम लिया उसका बिजनेस पे पहुंच गया, लोगों को समझ में आ गया, फिर कौन चेंज करता है भैया। तो इस चक्कर में मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत ही ना पड़ी। चौथी स्ट्रेटजी, चैनल पार्टनर एंड रेफरल। जोहो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च ही नहीं करता। जोहो ने कहा भैया हमारे प्रोडक्ट में दम है, कस्टमर उसकी तारीफ करते हैं, मेरे एक कस्टमर ही अगला कस्टमर लेके आएगा। तो इनका पूरा बिजनेस मॉडल या तो रेफरल पे चलता है या इन्होंने कस्टमर्स को ही चैनल पार्टनर बना दिया कि भैया तुम ही ले लेके आओ और अपना कमीशन लो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, गैप इन द मार्केट। बड़ी बड़ी कंपनीज को, बड़ी बड़ी IT कंपनियां बड़ा कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बेच रही है और उससे पैसे कमा रही है, पर जो छोटे बिजनेसमैन हैं इनको के लिए कोई है ही नहीं। तो इन्होंने कहा छोटे की रक्षा के लिए मैं आता हूं। वो गैप मार्केट में ढूंढा,
छा गए। तो ये थे 5 फंडामेंटल बिजनेस कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से जोहो मार्केट में आया, टिका और अब लीड कर रहा है। अब एक सवाल आपके मन में आता होगा, सर इसके पास 11,000 एम्प्लॉई हैं, ये हायरिंग कहाँ से करता है, इसके पास पैसा कहाँ से आता होगा, इतने इसके बाद लोग कैसे आए। श्रीधर वेम्बू कहते हैं देखो जी बात ऐसी है, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं वहां पे तो TCS आती है, टेक महिंद्रा आती है, गूगल आती है, तो हमारे जैसे को तो कोई पूछता ही नहीं है। तो हम टॉप कॉलेज में जाते ही नहीं है, हम तो जो छोटे कॉलेज है ना, लोअर रैंक के, वहां से जाके बंदे लाते थे। इन्होंने कहा जब मैं छोटे छोटे कॉलेज से बंदे लाता था, उनको आता कुछ भी नहीं था, सिखाना सब हमको ही पड़ता था। मैं कहा जब हमको सिखाना ही है तो कॉलेज वाले को क्या सिखाना। ये 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों तक पहुंच गए। इन्होंने कहा कि जो इंडिया का एनिशिएंट गुरुकुल मेथड है उसको अप्लाई करते हैं, जिस बंदे को जिस चीज में सिखाना है उसी चीज को पढ़ाते हैं। तो इन्होंने 10th क्लास के बाद 12th क्लास के बाद बच्चों को कहा कि लो आ जाओ मेरे साथ डिप्लोमा कर लो। तो 2004 में 6 स्टूडेंट और 2 प्रोफेसर के साथ इन्होंने इस जोहो यूनिवर्सिटी की शुरुआत की। उसमें क्या किया जाता है, जितने भी बच्चों को हायर किया जाता है, किसी को 12th से हायर किया, किसी कॉलेज वाले को हायर किया, 6 महीने में उनको टेक वाली सारी चीजें सिखाई जाती है, उनको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है, सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है और 6 महीने में बंदे को तैयार करके सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद अगर बंदा उनको पसंद आया तो जोहो में डायरेक्ट हायरिंग ये कर लेते हैं। उस समय जो स्टूडेंट है उससे कोई पैसा नहीं लिया जाता, बल्कि उसको 10,000 रुपए स्टाइपेंड और दिया जाता है। अब धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटी थोड़ी बढ़ गई है, तो 200-200 के बैच में स्टूडेंट को लिया जाता है। प्रोफेसर बहुत सारे रहते हैं ताकि एक एक बच्चे पे स्पेशल ध्यान दिया जा सके। आज की डेट में जोहो के 11,000 एम्प्लॉई हैं, उनमें से 1500 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो जोहो स्कूल से डायरेक्ट आए हैं। जोहो स्कूल में आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि एक बंदा नौकरी कर रहा था, उसका जो बच्चा है वो 12वीं बार स्कूलिंग करके अपने पिताजी के साथ बैठ के नौकरी कर रहा है। इनफैक्ट इनके गार्ड इनकी कंपनी में एज IT काम कर रहा है। जोहो में काम करने वाले 15% इंजीनियर के पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, 12वीं बाद आए, कोडिंग सीखी और काम पे लग गए। और वो चाहते हैं कि धीरे धीरे ये रेशो भी थोड़ा आगे बढ़े। जोहो में कल्चर है मीटिंग कम से कम रखते हैं, बोले मीटिंग में टाइम वेस्ट होता है, महीने 2 महीने में एक बार मिलेंगे और किसको जो क्वेश्चन है पूछो खत्म करो। जोहो में एकदम गूगल जैसी बड़ी तो नहीं पर पूरी सुविधा दे रखी है। जहाँ पे इनके ऑफिसेज है वहाँ पे प्लेग्राउंड की सुविधा है, वहाँ पे नैप की सुविधा है, वहाँ फ्री कैंटीन चलती है। जब कोरोना का टाइम आया था तो इन्होंने किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं था, बल्कि उनके खाने पीने की व्यवस्था की थी और फ्री फूड, फ्री ट्रेवल, फ्री मेडिसिन ऑलरेडी इनके सभी एम्प्लॉय को दिया जाता है। तो उसकी वजह से जहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में 20%, 18% एट्रिशन होता है, लोग जॉब छोड़ के जाते हैं, जोहो में मात्र 7% है। ये तो था जोहो ने अब तक क्या किया। अब जोहो क्या करना चाहता है। जोहो ने कहा मेरा जितना भी रेवेन्यू आता है इसमें मेजर जो पोर्शन है वो यूएस का है, इंडिया से तो मेरे टोटल रेवेन्यू का 10-15% ही आता है। अब वो देख रहे हैं कि इस इंडिया में इस परसेंटेज को 25 से 30% तक लेके जाना इनका पहला टारगेट है। दूसरी चीज ये चाहते हैं इंडिया में रोजगार ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो और वो भी गांव के लोगों के लिए जनरेट हो। तो ये क्या करते हैं, ये गांव में जैसे अपन नॉर्मली गुड़गांव में बड़ी जगह लेंगे और वहां पे गांव के लोगों को बुलाते हैं, ये गांव में ही एक बहुत बड़ा सेंटर खोलते हैं और वहां पे लोगों को हायर करके काम कराते हैं। जोहो के 2 मेन रूरल ऑफिस हैं, एक तनकासी करके जगह है और एक रेनीगुंटा जगह है आंध्र प्रदेश में। वहां पे 500 से ज्यादा एम्प्लॉय एक साथ वहां पे काम कर रहे हैं और इनका प्लान है कि धीरे धीरे करके 5,000 से ज्यादा आदमी ऐसे हो जो गांव में रह के उसी सेंटर से ऑपरेट करें। एक तो इनकी कॉस्टिंग लो आती है, प्लस दूसरा जो गांव शहरीकरण हो रहा है, शहर में ज्यादा लोग जा रहे हैं, गांव में अपॉर्चुनिटी कम है, वहां पे अपॉर्चुनिटी पैदा करना चाहते हैं। अब गांव में बहुत सारे ऐसे सेंटर बनाने हैं, उसके लिए क्या करें। अब आम आदमी होता है सर हम क्या करें, बना देंगे, ठेके पे दे देंगे। इनका ना, इन्होंने 4 सिविल इंजीनियर और 2 इंजीनियर की टीम हायर कर ली है इन हाउस। बोले तुम बस बिल्डिंगे बनाते रहो। और ऐसा नहीं गांव में ऑफिस बना के छोड़ दिया, खुद गांव में ही रहते हैं। इनका दिन सुबह 4 बजे चालू हो जाता है, 4 बजे उठते हैं, यूएस के क्लाइंट के साथ जो मीटिंग होती है वो मीटिंग करते हैं। उसके बाद 6 बजे सुबह निकल जाते हैं, लोकल तालाब में नहाते हैं, उसके बाद खेत का एक चक्कर लगा के आते हैं। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद इनका दौर चालू होता है मीटिंग्स का, प्रोजेक्ट की अपडेट लेना और मीटिंग करना, स्ट्रेटजी बनाना। उसके बाद शाम को वापस गार्डन का चक्कर लगाया, खुद की खेती बाड़ी करते हैं, भिंडी सब्जी प्याज को उगाते हैं और फिर रात को पेड़ के नीचे कहीं सूख जाते हैं और अगले दिन सुबह उठ के फिर ये धंधा चालू होता है। इनके पास कोई भी मटेरियल पोजीशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत फैंसी ट्रिप नहीं करते। अभी भी कमर्शियल फ्लाइट में इधर उधर ट्रेवल कर लेते हैं। इन्होंने अभी एक सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए 20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। किसी ने पूछा प्राइवेट जेट क्यों नहीं लेते, बोले प्लांट ही मेरा जेट है, ऐसा मान लो। इनका जो एंटरप्रेन्योर को लेके एक सजेशन है कि भैया बूट स्टेपिंग से चालू करना चाहिए, यानी खुद के पैसों से चालू करना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्वेस्टर से पैसा ले लेते हो तो आप पे दबाव रहता है, वो दुनिया भर का दबाव बनाता है, इस क्वार्टर में प्रॉफिट लेके आओ, ये करो वो करो। जब नहीं होता तो आप आदमी आराम से काम कर सकते हो, लेकिन चैलेंज बहुत ज्यादा है क्योंकि बिना पैसे काम करना टफ तो होता है भाई साहब। तो इन्होंने कहा उस समय आपको एक माइंडसेट रखना चाहिए, -5 ईयर। तुम ये मत सोचो मुझे बिजनेस करते 3 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। तुम बोलो बिजनेस के 5 साल तक तो कुछ होगा ही नहीं, जो होगा 6ठे साल में होगा।
तुम तो -5 से चालू करो। इसको गुजराती अगर उस पर लेके चलें, जब गुजराती कहते हैं धंधा जमने में 1000 दिन तो लगेंगे ही, 3 साल तो लगेंगे ही, ये -5 कॉन्सेप्ट से चलते हैं। बात वही है कि धीरे धीरे चलोगे तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी और एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाओगे, कस्टमर के बारे में सोच पाओगे। पैसे कम होंगे तो डिसीजन अच्छे लोगे। जब बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत जल्दी काम करना होता है, तभी गलतियां होती हैं। तो आज की केस स्टडी से, इस व्यक्ति के जीवन से बहुत कुछ सीखने को है। मैंने इसके बारे में लगभग 250 पेज पढ़ा, 73 पेज के नोट्स बनाए। इस वीडियो को बनाने के लिए 13 पेज की शॉर्ट स्क्रिप्ट बनाई और उसके बाद भी मैं बहुत सारी चीज़ें अब तक ले जा नहीं पा रहा हूँ। तो कभी एक दिन अलग से जोहो पे या श्रीधर वेम्बू पे 2 घंटे 3 घंटे के वेबिनार करेंगे, तब आपको जल्दी सूचित करूंगा। ऐसा ही कोई फेमस कैरेक्टर हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत बात है लेकिन बाजार में सामने नहीं आ पा रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगा उस पर रिसर्च करूं और एक वीडियो बनाऊं। और आपका प्यार मिलता रहे, चैनल को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, होस्टिंगर पे जो डिस्काउंट है RM10 से मिलेगा, वो लेना मत भूल जाना।